देखो मित्र, आज देश का किसान, मैं बार बार बोलता हूँ, लाखों करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड डालता है और वो पेस्टिसाइड किसान की जेब को ढीली करता है और हर थाली में जहर परोस देता है। मतलब किसान का पैसा भी खर्च हुआ और किसान ने भोजन की थाली में जहर डाल दिया। फ़ायदा किसको हुआ? पेस्टिसाइड बनाने वालों को, बेचने वालों को फ़ायदा हुआ, बकाया सारी जनता को नुकसान हो गया। तो आज आपके सामने के दो विषय रखूँगा कि चूँकि मैंने संकल्प लिया है कि आप लोगों के माध्यम से, मेरा संकल्प कौन पूरा करेगा? आप। मैं नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि मैं कितना भी चिल्लाऊं, अगर देश का किसान नहीं जागा तो मैं चिल्लाते ही रह जाऊंगा। संकल्प क्या है कि देश का 14 करोड़ किसान, किसी भी किसान के पास 1 रुपए का कर्ज ना हो, और देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, अब जिनको दूषित भोजन खा के बीमारी आ गई उनकी बात नहीं, लेकिन जो आने वाली औलादें हैं उनमें से कोई एक संतान बीमार ना हो। अब ये बीड़ा बहुत बड़ा है। कल्पना करिए कि देश में कोई किसान कर्जदार नहीं है और कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, तो क्या हुआ कि वो गाना है, आज चल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। हो गया ना प्यार, हो गया ना स्वर्ग। करना क्या है? हमको समझदारी से काम लेना कि खेती एक धर्म है, खेती एक संस्कृति है। उस संस्कृति को समझना है कि ये क्या है संस्कृति। तो संस्कृति में क्या है कि हमको पेस्टिसाइड नहीं डालना, यूरिया डीएपी नहीं डालना, खेत में पानी नहीं लगाना, हमको जुताई नहीं करना। तो क्लासरूम में मैंने क्या बताया, जिस दिन ये ज़मीन मेरी संपन्न होगी, इसकी बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, तो फिर ये इतनी मजबूत हो जाएगी कि किसान को कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि खेत को जोत करके और बीज डाल देना है। ये धरती इतनी, अगर धरती संपन्न है तो आप बीज एक फेंक देना। जंगल में चिड़िया, जैसे आप जामुन का पेड़ लगाते हो और फल कम आते हैं और फल में टेस्ट नहीं होता, और जंगल में उसी जामुन का बीज एक चिड़िया बो देती है, बीट करके जामुन खाया और बीज बोवाई जंगल में। जंगल में आपने एक पेड़ लगाया, 10 साल का, खेत में गड्ढा खोदा, खाद डाला और उसके जामुन मीठे नहीं हैं। वही जामुन का पेड़ चिड़िया ने जंगल में बोया, उसके फल मीठे हैं। अगला 10 साल के पेड़, 10 साल का पेड़ हो गया, एक जोर की आंधी आई, आपका पेड़ गिर गया, और जंगल में जो चिड़िया ने बोया था वो पेड़ खड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो माता है, जो धरती माता की जो प्रॉपर्टीज हैं तीनों, वो बिल्कुल बेहतरीन है। तो जो जामुन का पेड़ था, ऊपर सरफेस पर सीड डाला था, लेकिन उसकी जड़ों ने इतना विस्तार किया, क्योंकि ज़मीन अच्छी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, तो जड़ों की ग्रोथ खूबसूरत हुई और उसने इतना मजबूती प्रदान किया वृक्ष को कि कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं, वो माँ उस वृक्ष को संभाल के रखती है। और आपने जो अपने खेत में 2 फुट का गड्ढा खोद के लगाया, वो पेड़ गिर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई संभालने वाला, ये माँ का स्वरूप ही गड़बड़ हो गया। चलिए, तो मैं कहता हूँ कि जीवामृत डालने से, जीवामृत, जिस किसान ने अपनी ज़मीन में प्रॉपरली जंगल की मिट्टी का जीवामृत डाल दिया, या मेरे यहाँ से कल्चर लेके बनाया और उसको बारीकी से समझा, बारीकी से अध्ययन किया, डिस्टरबेंस कुछ नहीं किया और डाल दिया, तो इस धरती को फास्फेट, पोटाश, जिंक, सल्फर, किसी भी तत्व की, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इसी धरती में हैं। लेकिन उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब होने के कारण वो जो फास्फेट, पोटाश, जिंक, सल्फर है,
वो अवेलेबल फार्म में नहीं है। लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जब रिच होती हैं तो अवेलेबल फार्म में आ गया, तो फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। यूरिया चूंकि एटमॉस्फेयर का हिस्सा है या कार्बन का हिस्सा है, और कार्बन कम है, इसलिए मैं कहता हूँ, अक्सर बोल देता हूँ कि नाइट्रोजन 2 साल 3 साल तक एज पर रिक्वायरमेंट देते रहना। अब देश में बहुत सारे किसान सब्जी की खेती करते हैं और कुछ बीमारियां लगती हैं, तो देखना आप, जीवामृत डालने से जमीन में भूमि जनित बीमारियां जो प्लांट में आनी चाहिए थी, जीवामृत के जीवाणुओं ने उन बीमारियों को वहीं कंट्रोल कर लिया। अब आई बात कि जो एयरबोर्न डिजीज हैं, जो फल के झड़ जाने की क्रिया है, फूल के झड़ना, फल का ड्रॉप हो जाना, फल का सड़ जाना, तो उसके लिए मैं यहाँ लाया हूँ कि एक संजीवनी खाद है। ये बेसिकली मेरी नहीं है, कोई संत पुरुष हैं वर्धा महाराष्ट्र में, उनकी किताब से मैंने लिया है। मैं क्यों कहूँ कि ये मेरा नुस्खा है? जैसे ये जीवामृत मेरा नुस्खा है, दुनिया में ये जंगल की मिट्टी का जीवामृत का कॉन्सेप्ट सिर्फ मेरे पास आया। ये नुस्खा संजीवनी का हमको प्राप्त हुआ, वर्धा की एक किताब मिली थी गौग्रास, उससे। हालांकि कुछ किसान मुझसे पूछते हैं साहब उस किताब का नाम बताओ, उस किताब का ऑथर बताओ, मुझे मंगानी, तो मैं वहाँ फ़ोन कर चुका किताब से, लेकिन वो डिस्ट्रॉय, हमको कोई फ़ोन उठाता नहीं, क्योंकि तब बेसिक फ़ोन चलते थे, अब सब ये हो गए। लेकिन बिरधा का कोई अगर जाएगा तो वहाँ पता चल जाएगा। चलिए, संजीवनी खाद कैसे बनती है और क्या काम करना है। तो संजीवनी खाद में, ये बेटा उठाओ जरा गोबर, देखिए किसान भाइयों, ये गोबर इस ड्रम में डाल दो। ये 1 एकड़ का नुस्खा बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको भी बता रहा हूँ, देश का और किसान सुन ले। अगर किसी के 1 एकड़ फल हैं, 1 एकड़ सब्जी है, तो उसके लिए 3 बार स्प्रे का नुस्खा बोल रहा हूँ। क्या लेना? 30 किलो ताज़ा गोबर, ताजे का मतलब 5, 6, 7 दिन पुराना, ताज़ा ही है। 30 किलो ताज़ा गोबर किसी भी पशु का, बैल का, गाय का, भैंस का, भैंसे का। आप ये कन्फ्यूजन मत करना कि गाय का लेना है, वो भी देसी गाय का लेना है, तो गाय आपके पास है नहीं तो गोबर ही नहीं मिलेगा, तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा। किसी का भी गोबर 30 किलो ताज़ा। इसके बाद हम बेसिकली नीम की पत्तियां लेते हैं। ये नीम सबके यहाँ है, सब जगह मिलती है, देश में कई जगह नहीं मिलती। हिमाचल के किसान कहते हैं साहब मेरे यहाँ नीम नहीं होती, तो उनके लिए दूसरा बता रहा हूँ। 30 किलो नीम की पत्तियाँ, अब इसका ये टहनी यानी नहीं, पत्तियाँ तोड़नी है और क्रश करके इसमें डालनी। कितनी? 30 किलो। और 3 किलो गुड़, ये गुड़ जगरी सब लोग जानते हैं, 3 किलो गुड़, 30 3 कितना हो गया? 63। 70 लीटर पानी। अगर नीम की पत्ती ना हो तो 20 किलो अकौड़े की पत्तियां, अकौड़े की पत्तियां भी ना मिले तो 20 किलो धतूरे की पत्तियां। कोई एक चीज ले सकते। 70 लीटर पानी, इस ड्रम को ओपन रहेगा, धूप में रखा जाएगा। अप्रैल मई जून की गर्मी में ये 7 दिन में बन जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये 10 दिन में बन जाएगा, और जनवरी में फरवरी में जब कोहरा पड़ता है, सूरज कम निकलता है, तो ये 15 दिन में बन जाएगा। अब जब 15 दिन में बन गया तो बनाएंगे कब? जब आपको पता है कि हमको स्प्रे करना है। जैसे मैंने कहा फूल आने के पहले, तो जब आपको फूल आने के 10 दिन पहले बनाना शुरू करिए। फिर बगल में एक ड्रम रखेंगे ऐसा दूसरा। आपको ये आइडिया लेना है कि मैं इस फसल में कितना पानी लगेगा, कितनी दवा से मैं फसल में स्प्रे मार सकता हूँ, ये डिसीजन आपका। यहाँ कोई रटी रटाई भाषा नहीं। आपको लगता है 1 एकड़ में मैं 100 लीटर पानी में चला सकता हूँ, तो 100 लीटर का 80 लीटर इसमें पानी लेंगे और 20 लीटर वो बनी बनाई संजीवनी खाद गाढ़ी इसमें डालेंगे। 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 12 घंटे में जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो ज़मीन के नीचे ड्रम में बैठ जाएंगे। 2-4%
पार्टिकल सस्पेंस में तैरेंगे। लेकिन अब इसको निथार करके मार्किन के कपड़े से छान करके हमको स्प्रे करना है। अब पानी नहीं मिला, पानी तो मिल चुका, 1 लीटर संजीवनी और 4 लीटर पानी। अब अगर चिकनी पत्ती का कोई पौधा है जिसकी पत्तियां बिल्कुल शार्प होती हैं, तो उसमें 1 टंकी जब पीट वाली होती है तो उसमें आप 5 ग्राम निरमा मिलाएंगे या 25 ग्राम गुड़ मिलाएंगे, ताकि वो मटेरियल पत्ती पर स्टिक कर जाए। हाँ, अगर रफ पत्तियां हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। इससे होगा क्या, सब्जी वाले किसान पल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, ओलिक एसिड, इससे फल नहीं जड़ेगा, इससे फूल नहीं जड़ेगा, इससे फल अच्छा आएगा, इससे शाइनिंग आएगी, ये बाजार में बिकता है कि नहीं बिकता? और 1 एकड़ में 10-20 हज़ार रुपए का ये एसिड वेसिड डाल देता है किसान। इसमें जिब्रेलिक एसिड, पल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड सब एसिड है। और जो एक सज्जन पूछ रहे थे गोबर के कंडे पानी में डालेंगे, वही चीज है, वही है, सेम टू सेम। ये चीज उससे और बेहतरीन है। और जैसा इसका नाम है संजीवनी, ये बिल्कुल संजीवनी जैसा इफेक्ट डालती है। ना तो हवा से जन्म लेने वाली हवा जनित बीमारी आनी है, पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती काट के खाने वाला कोई इंसेक्ट नहीं आना है, और फल फूल खूबसूरत आने हैं। और जो उपज होगी सब्जी की या फलों की, उसकी कीपिंग क्वालिटी। सबसे बड़ा इशू क्या है, टमाटर किसान ने तोड़ा आज रात, सुबह मंडी लेके पहुंच, भाव अच्छा नहीं मिला, तब भी उसको बेच के आना है, क्योंकि ये टमाटर अब टिकने वाला। जिस किसान ने जीवामृत डाला, फर्टिलाइजर बंद, संजीवनी डाला, पेस्टिसाइड बंद, आज टमाटर नहीं बिका, अगले सुबह टमाटर वो फ्रेश का फ्रेश रहेगा। फिर भी नहीं बिका तो अगली सुबह फिर फ्रेश का फ्रेश रहेगा, वो टमाटर खराब। यानी 3 गुना ज़्यादा कीपिंग क्वालिटी उसकी इन्हेंस होती है, टेस्ट वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा संकल्प है कि ये जो 8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड है, इससे किसान मुक्त हो जाएं। मुक्त होने के लिए जीवामृत, संजीवनी दोनों का प्रयोग करना है। साथ साथ मैं बोलता हूँ कि ज़मीन में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है। खेती में केवल 3 सूत्र हैं। हम अपनी धरती माता की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, यानी उसमें जब हेल्थ आएगी तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड है और ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसी प्रकार ज़मीन में कार्बन है, कार्बन ज़मीन का ब्लड है, और जीवांश ज़मीन का हीमोग्लोबिन है। जिस ज़मीन में 1% से ज़्यादा कार्बन है यानी सफिशिएंट ब्लड है, और जिस ज़मीन में जीवामृत के जीवाणु हैं तो सफिशिएंट क्वांटिटी में उसमें हीमोग्लोबिन यानी जीवांश रहेगा। जिस ज़मीन में जीवांश कार्बन सफिशिएंट क्वांटिटी में है, उस ज़मीन में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, उस ज़मीन में भूमि जनित बीमारियां नहीं आएंगी, उस ज़मीन में जुताई ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, उस ज़मीन में पानी ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। आज खर्चा किस बात का है, गेहूं बोते हैं तो 4 जुताइयाँ, 4 जुताई के पहले खेत तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी वीक हो चुकी। 1 जुताई में गेहूं बो दीजिए तो 3 जुताइयाँ बच गई। गेहूं में आप 5 पानी लगाते हैं, अगर कार्बन 0.78 भी हो गया, 2 पानी में गेहूं होगा। फर्टिलाइजर की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। एक प्रॉब्लम बनी रहती है खरपतवार की, हमेशा किसान की सचान साहब, और खरपतवारों का क्या करें, सब चीज़ें तो ठीक है, खरपतवार का तो मैं उनसे कहता हूं कि खरपतवार भी फसल है। कल एक सज्जन का फ़ोन आया, यहीं एमपी से हैं कहीं के, कि साहब मेरे खेत में 1 एकड़ में नागर मोथा इतना ज़्यादा है सचान साहब, उसको कैसे ख़त्म करें। हमने कहा नीमच मंडी में नागर मोथा का रेट पता कर लो, फिर बात करना। नागर मोथा एक मेडिसिनल क्रॉप है और अच्छा खासा उसका रेट मिलता है। तुम उस औषधि फसल को
किसी वीडीसाइड से मार करके वहाँ उड़द बोना चाहते हो। परमात्मा ने ऑलरेडी एक नागर, जैसे कहीं कहीं गोखरू है, बहुत गोखरू है, तो मैं कहता हूँ सुन तो लो, जहां गोखरू है अगर पूरे खेत में नहीं है तो उसको लगा दो। गोखरू मेडिसिनल क्रॉप है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये धान गेहूं की खेती, गन्ने की खेती, एक जो सेट हमने माइंड सेट कर रखा है ना कि मुझे तो धान की खेती, ये गलत है। खेती जमीन की उर्वरता, मार्केट की डिमांड, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ की क्लाइमेट को देख करके मुझे निर्णय लेना है कि यहाँ बकरी पालन करना है कि गौ पालन करना है। जैसे किसी इलाके में खरपतवार बहुत होते हैं, बहुत खरपतवार हैं, तो खेती करने की क्या जरूरत है? गाय पालिए, भैंस पालिए, क्योंकि चारा प्रकृति दे रही है आपको। लेकिन आपने कहा नहीं, खरपतवार मार के मुझे गेहूं बोना है, तो एनर्जी बेमतलब की जा रही ना। तो खेती में हमको अपना ढर्रा बदलना है कि खेती का मतलब पशुपालन, खेती का मतलब मेडिसिनल क्रॉप, खेती का मतलब आर्चर्ड, खेती का मतलब जंगल। ये चना, मटर, गन्ना, आलू में क्यों फंस गया किसान? जैसी परिस्थितियां, कभी हम कुदरत को, कभी हम प्रकृति की व्यवस्था को अध्ययन करेंगे तो हमें मिलेगा कि बाप रे बाप, हाँ एक गुड आइडिया, मैं ये गेहूं की खेती क्यों करूं, मैं बकरी क्यों ना पालूं, मैं बम्बूल की खेती क्यों ना करूं, मैं ये मिलिया डुबिया, देखिए कितना अच्छा पेड़ है ये आज के प्रचलन में। ये? हाँ, ये इमारती लकड़ी है, मालाबार नीम सा लग रहा है, ठीक है ना। और इतना फास्ट ग्रोइंग पौधा है, 2 साल का पौधा है, सिर्फ 2 साल का। और रोड के उस तरफ जाएंगे तो 3 साल का पौधा खड़ा है, आप वृक्ष हो गया इतना मोटा 3 साल में। तो खेती में हमको अल्टीमेटली, खेती का नाम जीवन है, आनंद का जीवन। खेती का नाम जीवन है। खेती समझ के साथ करेंगे तो लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा। और लागत तब घटेगी जब धरती माता अच्छी होगी, हम थोड़ा समझ के साथ खेती करेंगे। तो संजीवनी खाद समझ में आ गई? ये एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी विद्या है, ठीक है ना। हम लाखों रुपए का टमाटर के सज्जन कौन थे वो जो 1.5-2 लाख का, 1 एकड़ में 2.25 लाख का पेस्टिसाइड, इन्होंने बोला ना, हाँ बोलो जोर से, जी जी, 2.25 लाख का। अब 2.25 लाख का 1 एकड़ में इन्होंने पेस्टिसाइड डाला, और मान लो 1000 कुंटल टमाटर लिया, 800 कुंटल टमाटर, वो मार्केट में गया, जिसने खाया उसके साथ क्या होगा? जहर है, पूरा जहर है। तो मित्र, जहर बंद करना है। हम इस धरती के अंतिम व्यक्ति नहीं है। हमारे मरने के बाद हमारी संतानों को भी यहाँ जीना है, और उसके बाद उनकी संतानों को भी जीना है। लेकिन मैं अगर ये धरती को मार के गया, धरती को बंजर बना के, धरती का पानी लूट करके, तो प्रश्न एक ही है, बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे? तो खेती का नाम बच्चों का उज्जवल भविष्य। नमस्कार। अरे जबलपुर के जंगल में बंदर